students, you are most welcome at my channel Manoj Sir SBL English Classes। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। आज इसी में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप पढ़ाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आज का टॉपिक और उसकी पहचान। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, इसका आज जो पार्ट है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप। अब हम हिंदी में इसकी पहचान को समझते हैं। हिंदी के वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, यानी कि आप समझ जाइएगा, जब हम हिंदी में शुरू में क्या लगा के बोलते हैं तो ऐसे सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट के कारण पीछे की तरफ तातीते आता है तो पूरा बन जाता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट। तो अब आप समझिएगा किस प्रकार के वाक्य होंगे। इस प्रकार के वाक्य होंगे जैसे क्या तुम खाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या वो अब रोता है, क्या वह हंसता है, क्या वह पढ़ती है, क्या वह लिखती है। यानी कि कुल मिलाकर के शुरू में क्या लगा करके ही बात की जाती है। चलिएगा, अब ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करें, इसे अनुवाद के नियम से समझते हैं। पहला नियम है हमारा, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले डज लिखते हैं। गौर कर लीजिएगा, अगर हमारा ऐसा सेंटेंस है शुरू में क्या लगा हुआ है और उस क्या के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, या यूं कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले क्या है, तो वहां पर हम क्या की अंग्रेजी डज लिखते हैं। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वहां पर हम डू लिखते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले आप डज लिखिएगा और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले डू लिखिएगा। अब हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिएगा, जैसे ये है डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उससे पहले हमें शुरू में डज रखना होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, ही, शी, इट, राम, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्द आ जाते हैं। इसी तरीके से डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट से शुरू में हम डू रखते हैं। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, आई, यू, वी, दे, दीज बॉयज, दोज गर्ल्स, सीटीसी एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर पहले की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब यहां समझने वाली बात यह है कि हिंदी मीडियम के छात्र थोड़ी सी गलतियां यहां कर देते हैं कि जब वाक्य में क्या आता है तो वो उसे वर्ड समझते हैं। देखिएगा, वर्ड माने क्या तो होता है, परंतु इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा अलग हटके है। ग्रामर के मुताबिक जब वाक्य के शुरू में क्या हो तो वहां पर क्या की अंग्रेजी वाट कभी नहीं लिखते। आप बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो उसकी अंग्रेजी वाट कभी नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे टेंस होता जाता है उसकी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख के क्या की अंग्रेजी बनाई जाती है। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तो यहाँ पर हम शुरू में डू रखेंगे या फिर डज रखेंगे। अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए चलिए अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखते हैं कि किस प्रकार से डू का प्रयोग होता है और किस प्रकार से डज का प्रयोग होता है। अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर बनता है। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मेरी अगली वीडियो आपको मिलती रहेगी। पिछली वीडियो में आपने मेरी बहुत तारीफ की है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखते हैं। चलिए देखिए, हम छोटे छोटे सेंटेंस लेंगे जिन्हें समझने में सरलता होती है। अब आप बोर्ड पे देखें,
देखिए पहला देखते हैं, क्या वह सोता है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग जरूर लगेगा लास्ट में। तो यहां पर आप गौर करें, शुरू में क्या है, तो यहां व्हाट नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां देखना होता है, यहां पर है वह, और हम सब जान रहे हैं कि वह सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के हिसाब से हम शुरू में डज लिखेंगे। तो ये क्या की अंग्रेजी बन गई, डज ही। अब यहां पर सिंगुलर हो तो शुरू में डज लिख दीजिएगा, यहां पर प्लूरल हो तो शुरू में डू लिख दीजिएगा, बस शुरू में डू या डज ही चलता है। तो पर याद रखिएगा, उन्हीं सेंटेंसों में डू डज का प्रयोग करें जिनके अंत में तातीत्य आता है, सोता है, जाता है, खाता है, पीता है, इस प्रकार के वाक्यों में आता है जब क्रिया के अंत में ता है। तो आप समझ गए डज ही। अब इसके बाद पीछे को जाइएगा, तो है की अंग्रेजी इसमें आती नहीं है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था। फिर उसके बाद इसे छोड़ करके आगे बढ़िएगा, इस प्रकार से इधर को चलिए, और यहां पर क्या आया, सोता, सोने की अंग्रेजी स्लीप। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब वाक्य में डू या डज आता है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता है, फिर इसकी छुट्टी हो जाती है। तो यहां पर आप समझ गए, क्या वह सोता है, डज ही स्लीप, सिंगुलर के साथ शुरू में डज रखा। अब एक और लिखते हैं, क्या अब्दुल तुम्हें कहानी सुनाता है? अब यहां पे देखें, अब्दुल सिंगुलर है तो शुरू में डज, ठीक, अब्दुल लिख दिया। अब जैसे अभी हमने सब्जेक्ट लिख के सीधे पीछे गए थे, यहां पे भी सब्जेक्ट लिख के पीछे जाएंगे, है आएगा नहीं, सुनाने की अंग्रेजी होगी टेल। अब ये टेल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल हो गई, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है तुम्हें, यू, टेल यू। अब क्या है, कहानी, अ स्टोरी, तो बन गया डज अब्दुल टेल यू स्टोरी। एक और देखते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अनुवाद की कला बहुत गहरी है, अनुवाद हमेशा धीरे धीरे ही करना आता है। अगर आप पेशेंस रखेंगे और स्लोली अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में आप में बहुत सुधार पैदा हो जाएगा। बस ज़रूरत है टेक्निक को सीखने की, कि कब क्या करते हैं, पहला शब्द क्या आता है, दूसरा कैसे आता है, कौन से टेंस में क्या नियम लगते हैं। अगर इस प्रकार से आप अनुवाद करते हैं तो मुझे उम्मीद है बहुत शीघ्र ही आप अंग्रेजी को अच्छे से समझने लगेंगे। अंग्रेजी के तीनों पार्ट सही हो जाएंगे, लिखने का भी, बोलने का भी, पढ़ने का भी। ये बिल्कुल जड़ से इलाज है। अब देखेंगे तुम्हें, यानी तुम बहुवचन होता है तो यहां पे क्या की अंग्रेजी, डू, तो डू यू, दो शब्द हो गए, क्या तुम्हें, डू यू। अब पीछे जाएंगे, लगता है, थिंक, फिर उसके बाद ऐसा, सो, तो बन गया डू यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। एक और लेते हैं, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हो। अब यहां पे आपका मतलब तुम ही होता है, तो यहां हुआ डू यू। गौर कर लें इन दो शब्दों को, क्या तुम, डू यू। अब यहां पर हो की आएगी नहीं, विश्वास करने की आती है, बिलीव, बिलीव। फिर यहां विश्वास के बाद फिर इधर को उल्टा चलेंगे तो मे की इन, फिर ईश्वर की गॉड, बन गया डू यू बिलीव इन गॉड। एक और देखते हैं, क्या तुम्हें मालूम है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या तुम्हें पता है। तो यहां पे देखें, डू यू,
अब यहां है कि आगे नहीं मालूम कि नो, बस हो गया, डू यू नो। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंसों का अनुवाद कर सकते हैं। अब देखिएगा एक आधा नॉट वाला लेते हैं जिसमें नॉट भी आ जाए। क्या वह मेरी तारीफ नहीं करती है? अब ऐसे का कैसे अनुवाद करेंगे? यहां वह है तो डज, और वह लड़की है तो शी, डज शी। अब यहां पर आपका नहीं आ जाता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लिखेंगे, डज शी नॉट, और तारीफ करने की अंग्रेजी होगी प्रेज, मेरी, तो बन जाएगा डज शी नॉट प्रेज मी। अगला लेते हैं, क्या सांप तुम्हें कभी नहीं काटता है? इस प्रकार का सेंटेंस हो तो कैसे करेंगे? सांप है, डज द स्नेक, डज द स्नेक। अब कभी नहीं आ गया तो यहां स्नेक के बाद लिखेंगे नेवर, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर, डज द स्नेक नेवर, काटने की बाइट, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट तुम्हें। तो आप देख सकते हैं बन गया सेंटेंस आपका, डज द स्नेक नेवर बाइट यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्पल्स को देखा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं पीछे की तरफ होमवर्क दूंगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना तो आपका काम और आसान हो जाएगा। अब हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के। चलिए देखिए ध्यान से, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या होता है? हिंदी में ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे, किसने, किसको, किसका इत्यादि आते हैं, यानी बीच में जब भी कोई प्रश्न सूचक शब्द आएगा तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। तो हमें ऐसे सेंटेंसों का अनुवाद कैसे करना चाहिए, आइए इसके रूल को समझते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड दीजिएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डस प्रयोग कीजिएगा। यहां लिखे देते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बाकी प्रोसेस पहले जैसा ही रहेगा, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, डू या डज में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। OW का मतलब हुआ अदर वर्ड्स। अब हम इनका अनुवाद किस तरीके से करें, एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल्स, तुम अब क्या करते हो? देखिए स्पीकिंग में आप सारी दुनिया की अंग्रेजी नहीं रट सकते, इसे आप गांठ बांध दीजिएगा। कुछ ना कुछ तो हमें सीखना होगा। जब हमारा माइंड खुद ही प्रोसेस करता है, खुद ही बोलता है, खुद ही समझता है, वक्त के हिसाब से खुद ही बोलेगा, तो उस चीज को अगर हमें सीखना है तो हमें अनुवाद करना अवश्य सीखना होगा। जब हम सीख जाते हैं तो फिर भाषा को शॉर्ट करके खुद ही बोलने लगते हैं, ज्यादा परेशानी नहीं पड़ती है, परंतु इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसलेशन से ही आता है। सबसे पहला वर्ड है क्या।
तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे आएगा, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखें, यानी नंबर 1 पे क्वेश्चन वर्ड। देखिए मैंने यहां लिख दिया था क्वेश्चन वर्ड, तो यहां पर क्या होगा, व्हाट। ठीक, एक शब्द समझ में आ गया आपकी। अब दूसरा शब्द इससे पता चलेगा, ये है तुम, ये बहुवचन है, अगर इसकी अंग्रेजी यू होगी तो हमें इससे पहले डू या डज, तो तुम है तो तुम के हिसाब से डू आएगा, तो हम सीधे लिख देंगे डू और फिर खुद तुम, यू। तो दोनों शब्द एक साथ लिख दीजिएगा, डू यू, तो बन गया व्हाट डू यू। अब पीछे जाइए, हो कि आगे नहीं, करने की अंग्रेजी भी डू होती है, तो व्हाट डू यू डू। अब आगे बढ़िएगा, क्या हो चुका है, आगे बढ़ जाइएगा, अब को लिखेंगे नाउ, तो सेंटेंस बन गया व्हाट डू यू डू नाउ। अगला सेंटेंस लेते हैं, वह कहां सोता है, सही, तो कहां की अंग्रेजी पहले लेंगे, वेयर। ठीक, अब यहां से पता चलेगा क्या आना है, डू आना है या डज आना है, ये बताएगा। वह सिंगुलर है तो डज आएगा, डज ही। फिर इसके बाद पीछे जाइए, है को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, सोना, स्लीप। कितना आसान है, तो बन गया वेयर डज ही स्लीप। पहले छोटे छोटे करेंगे तो आपको फिर बड़े बड़े भी करने आ जाएंगे, वैसे भी बोलचाल में हम छोटे छोटे ही तो बोलते हैं। अगला देखेंगे, इसमें एक चीज आप और सीखे, कौन की अंग्रेजी को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे घंटी कौन बजाता है, देखिए कौन, ये शब्द जरा समझिएगा। कौन अंग्रेजी में डबल रोल प्ले करता है, एक तो वो क्वेश्चन वर्ड होता है और दूसरा जो है वो सब्जेक्ट भी होता है। तो ऐसे वाक्यों में हम कौन के साथ यानी हु के साथ डू या डस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तभी डू डज आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो पहले हम लिखते हैं कौन की अंग्रेजी हु, और हु यहां सिंगुलर भी है, तो हु। अब पीछे जाएंगे, है की आएगी नहीं, बजाता, बजाने की होती है रिंग। अब हु के साथ डू डज नहीं आता है तो हमारा एस ए एस फिर पहले की तरह ही लगेगा जैसे अफर्मेटिव में लगाते थे, तो यहां हो जाएगा हु रिंग्स। अब क्या चीज बजाता है, वो ऑब्जेक्ट है बेल, हु रिंग्स द बेल। इस तरीके का बन जाता है सेंटेंस। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है। देखिएगा यह आया है किसकी, किसकी की अंग्रेजी होती है हुज, पर इस शब्द में ये खासियत है कि अपने बराबर वाले नाउन को जोड़ के लेता है, यानी कि इसके साथ हमेशा बराबर वाले को जोड़ के ही लिखा जाएगा। ये अंग्रेजी में 4 वर्ड हैं जो अपने साथ नाउन को जोड़ते हैं। पहला है हाउ मेनी, दूसरा है हाउ मच, इसके साथ भी नाउन जुड़ेगा, इसके साथ भी नाउन जुड़ेगा, और तीसरा है हुज, इसके साथ भी नाउन जुड़ेगा, और चौथा है विच, इसके साथ भी नाउन जुड़ता है। अक्सर एक आधा कंडीशन ऐसी होगी जो ना जुड़ता हो, बाकी ना तो जुड़ता ही है। तो ये 4 वर्ड हैं, तो यहां पर हमारा आया है हुज, इसके साथ जुड़ेगा क्या, पुस्तक जुड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में किस रूप से आएगा, किसकी पुस्तक, हुज बुक, देखिएगा। और उसके बाद वह के हिसाब से डस, फिर खुद वह ही, तो ही से पहले डस, तो हुज बुक डस ही, पीछे गए है छोड़ दिया, पढ़ने की रीड, तो बन गया हुज बुक डस ही रीड। और देखते हैं, एक और देखते हैं, तुम किसको पढ़ाते हो। ये क्वेश्चन वर्ड की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तुम किसको, किसको या किसे एक ही बात है, तुम किसको पढ़ाते हो। तो यहां किसको की अंग्रेजी होती है whom। अब whom के बाद यहां देख लें, तुम है तो do you, यानी you से पहले do you, you बहुवचन, इससे पहले do।
फिर है छोड़ करके पढ़ने की रीड, तो बन गया whom do you read। अब एक आधा सेंटेंस देखते हैं, और कौन में, ऐसा कौन कहता है, तो यहां कौन की हु और कहने की से। अब यहां हु सिंगुलर भी है और सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है, तो ऐसी कंडीशन में से में एस लगेगा, हु सेज, कौन कहता है ऐसा सो, तो ये बन गया आपका हु सेज सो। आशा है एग्जाम्पल्स से बहुत कुछ समझ आया होगा। हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, परंतु वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं कुछ अच्छे सेंटेंस वीडियो के अंत में जोड़ दूंगा, जिसमें मैं होमवर्क भी दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। आप घर पे करना, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आपको फ़ायदा पहुंचता है, लगता है वीडियो फ़ायदेमंद है, तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और एक बार मैं फिर यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।